हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये एक टॉपिक लगता है पर्यावरण अध्ययन में, इकोलॉजी सिस्टम या इकोलॉजिकल सिस्टम बोल सकते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। तो इससे संबंधित जो विभिन्न परीक्षाओं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं हम वो देख रहे हैं इस वीडियो के अंतर्गत। चाहे इसमें देखो आपके पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी जो परिवर्तन और उनकी जैव विविधता किस प्रकार की होती है, इन टॉपिकों को लेकर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हम केवल वही देख रहे हैं। हम डायरेक्टली क्वेश्चन ही कर लेते हैं, उसमें कुछ थ्योरी आएगी तो वो भी देखते चलेंगे, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या शाखा के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अब ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज़ मिलेगी आपको कि जो आपकी इकोलॉजी है ना, ये शब्द किसने दिया था? तब आप नाम लोगे। देखो, जर्मनी शब्द है ओकोलॉजी, ठीक है। तो ये सर्वप्रथम 1866 में किसने? अर्नेस्ट हैकल ने ये ओकोलॉजी दिया था या इकोलॉजी बोल सकते हैं। अब ध्यान रखना, आगे चल के क्या हुआ कि इसी इकोलॉजी को जो पारिस्थितिकी तंत्र कहेंगे इसे कहेंगे एजिटेंशल। ये ध्यान रखना, देखो इकोलॉजी अलग है और आपकी पारिस्थितिकी तंत्र या जिसे इकोसिस्टम कहते हैं ये शब्द फिर अलग है, ठीक है। ये दोनों के अलग अलग नाम है, तो ध्यान रखना। एजिटेंशल ने इकोसिस्टम दिया था और इकोलॉजी दिया था आपके अर्नेस्ट हैकल ने, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप देखना चाहो कि जो एजिटेंशल है उनकी ये सब देने वाले थे आपके पारिस्थितिकी तंत्र, ये उनकी बुक है इकोलॉजी 1935, इसमें वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होते हैं? तो हम कहेंगे कोई भी तो कम्युनिटी हो, वो कम्युनिटी के चारों ओर पाए जाने वाला परिवेश होता है ना, वही होती है आपकी पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसमें कुछ बताया गया है इकोसिस्टम के बारे में। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित दो कौन से घटक माने जाएंगे? तो हम कहेंगे एक तो जैविक होगा बायोटिक, एक होगा अजैविक अबायोटिक। इन दोनों के ही मिश्रण को ही हम कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। और भी देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट है कि प्रकृति की क्रियाशील इकाई क्या कहलाती है? तो हम इसे पारितंत्र कहेंगे, वही इकोसिस्टम सिस्टम बोलेंगे, ठीक है, पारितंत्र। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बताया गया है कि पारितंत्र होता क्या है। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी यानी एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो हम जानते हैं वो आपका सूर्य का रोशनी कह लीजिएगा या सूर्य का प्रकाश। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइएगा कि जो आपका निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? तो ऊर्जा का प्रवाह दिखाता है एक दिशीय, यानी वन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। यानी जैसे प्लांट्स है, प्लांट्स को खाने वाला, जैसे मान लीजिए टिड्डा है, टिड्डे को खाने वाला कौन है? टिड्डे को खाने वाला मेढक है, मेढक को खाने वाला सर्प है, सर्प को खाने वाली चील या गिद्ध हो सकता है। तो इस प्रकार ये क्रम होता है, इसमें बताया गया है इसके बारे में, एक देश के बारे में। बाकी नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो हम उसे मानते हैं सागर पारिस्थितिकी तंत्र। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है वो देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है, जैसा देख पा रहे होंगे, कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाला क्या होती है? यानी जिन्हें हम बोलते हैं उत्पादक, प्रोड्यूसर, जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। यानी यही तो कह रहा था, एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, तो वो पाए जाते हैं उत्पादक। और उत्पादकों पर ही डिपेंड रहते हैं ये शाकाहारी, मांसाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे तब देख लेंगे, इनके बारे में कुछ बताया गया है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्या अपघटक होते हैं ना, डिकम्पोजर, वो कवक होती है, बैक्टीरिया होते हैं, और ठीक है। और इसके साथ आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं, एक एक्टिनोमाइसीटी भी होती है। ये आप NCERT बुक पढ़ेंगे ना, उसमें दे रखा है। और चाहे वो एक माधव से चबोड़ की एक बुक आती है, उसमें भी दे रखा है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के जैविक घटक कौन से होंगे? तो वो प्लांट्स हो जाएंगे, बाकी सभी निर्जीव हैं, जैसे मैदान हो गया, नदी हो गई और पहाड़, ये ऐसे बोल सकते हैं। अबायोटिक हैं जो अभी जो बच रहे हैं ना, यानी ये अबायोटिक हैं, अजैविक हैं। और बाकी जो प्लांट्स है ये बायोटिक हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका कि इसमें से बताइएगा कौन सा है जो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो देखिएगा, इनमें से सबको देखेंगे ना, जो खेत होते हैं वो आपके एक आर्टिफिशियल इकोलॉजी सिस्टम कहलाएंगे या पारिस्थितिकी तंत्र कहलाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। बाकी झील है, वन है और तालाब है, ये सभी होते हैं ना, ये नेचुरल होते हैं, ठीक है। तो
तो ये ध्यान रखना है। बाकी कृत्रिम जो खेत होता है वो एक आपका खेत होता है, वो कृत्रिम पारिस्थितिक होता है, ऐसे बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर क्या होता है, उसे बोलते हैं हम उत्पादक, क्योंकि उत्पादक से स्टार्ट होती है आपकी श्रृंखला। जैसे इसमें देखो बताया गया कि फूड चेन होती है वो कैसी होती है, नीचे से ऊपर होती है। हालांकि इसका एक पिरामिड बना के देखते हैं इस प्रकार, लेकिन वे होते हैं पिरामिड आपके एक एल्टन हुए थे वैज्ञानिक, उन्होंने बताए थे। तो वो बात की बात है कि जैसे ऊर्जा का पिरामिड कैसा होगा, और जैसे ऊर्जा का हो गया, और आपके जैव भार का क्या होगा, वो भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग होते हैं। लेकिन बाद में बात करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन आधार पर चल रहे हैं। तो नीचे से ऊपर कैसे होते हैं, पहले उत्पादक होंगे, फिर जो शाक बच्ची यानी जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता बोल सकते हैं, मांसाहारी जिन्हें द्वितीयक उपभोक्ता बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे घास है निचला स्तर है, उसे खाने वाला हिरण है, फिर उसे खाने वाला शेर है। सेकंड घास का निचला स्तर है, जैसे घास को खाने वाला टिड्डा होगा, टिड्डे को मेढक होगा, मेढक को सर्प, सर्प को बाज कहा जाएगा। ठीक है, इस प्रकार। नेक्स्ट है कि इसमें से प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा, तो वो शाकाहारी होंगे, क्योंकि ये सभी होंगे ना प्लांट्स को खाने वाले होंगे, यानी प्लांट जो पौधे होते हैं ना उन्हें, जैसे कि हिरण, और हिरण के अलावा जो भी हिरण के अलावा और कौन हो सकती है, गाय हो सकती है, भैंस हो सकती है, और बकरी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है शाकाहारी। ठीक है, यानी जो प्लांट्स को खाती हैं, ऐसे बांध सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से बताइए कौन सा जोड़ा सही है। तो जैसे प्राथमिक उपभोक्ता है वो तेंदुआ है, तेंदुआ गलत है, मांसाहारी होगा, तो ये प्राथमिक नहीं होगा। द्वितीय उपभोक्ता घास, घास नहीं, घास तो आपकी उत्पादक मानी जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रोड्यूसर। ठीक है, और बाकी अपघटक बैक्टीरिया, ये सही बात है, अपघटक आपके बैक्टीरिया होंगे, साथ ही साथ आपकी कवक होगी और एक्टिनोमाइसीटीज होगी। बाकी उत्पादक हिरण नहीं होंगे, प्लांट्स होंगे। ठीक है, बाकी देख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, अपघटकों को हम ये क्या करें, डेट्रियस कहते हैं, डेट्रिटस या डेट्राइट्स बोलेंगे, इसे डेट्राइट्स बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपके, और देख लेते हैं कि एक उत्पादक एक शाकाहारी, यानी एक उत्पादक एक शाकाहारी एक मांसाहारी को दर्शाने वाला एक उपयुक्त आहार श्रृंखला कौन सी होगी, इनमें से बताइएगा। तो देखो इसमें तो आंसर लगे तो हम डायरेक्टली बता पा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें आंसर नहीं लगे हुए हैं, तो उन्हें भी देखेंगे। तो देखो जैसे शाकाहारी में आ जाएंगे, सॉरी उत्पादक में आ जाएंगे आपके पादप, और पादपों को खाने वाले हो जाएंगे खरगोश, खरगोश को खाने वाला हो जाएगा बाघ। तो देखो उत्पादक तो हो जाएंगे पादप, शाकाहारी हो जाएगा खरगोश, मांसाहारी हो जाएगा बाघ। तो यही चेंज सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें से बताइएगा कि जीव मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो वो एकमात्र होता है सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, वो हमेशा सीधा ही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब देखिएगा ऊर्जा का पिरामिड है, इसमें एक ऊष्मागतिकी का नियम चलता है, फर्स्ट और सेकंड, ये ध्यान रखना है। जो ऊर्जा होती है ह्रास, वो किस कारण होती है, तो वो थर्मोडायनेमिक्स में के कारण ही होती है, यानी ऊष्मागतिकी के कारण। ठीक है, वो अभी आगे देखेंगे जब क्वेश्चन आएंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे ऊर्जा का पिरामिड है वो हमेशा सीधा होगा, और एकमात्र ऐसा पिरामिड है जो हमेशा ही सीधी अवस्था में होता है, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह एक वन डायरेक्शनल होता है इस वजह से। और प्रत्येक पोषण स्तर पर जैसे जैसे ऊर्जा आगे जाएगी ना, वो कुछ ना कुछ क्षय होती रहती है। तो ये भी चीज़ देखेंगे क्यों क्षय होती है, इसके भी क्वेश्चन बने हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह है वो सदैव कैसा होता है, तो वन डायरेक्शनल होता है, यानी एक दिशक होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। तो हम ये कहेंगे जो ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं, ये वाला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बाकी कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर लगातार क्या होती है, ऊर्जा का ह्रास होता है या कमी होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। बाकी रीजन दे रखा है, इसमें देख सकते हैं। जैव आवर्धन का अर्थ क्या है, वो किसमें निहित होता है, तो हम कहेंगे जो आपके विषाक्त पदार्थ होंगे ना, वो आवर्धित होते रहते हैं, यानी आगे की जो भी श्रृंखला है उसमें बढ़ते रहते हैं, यही होता है जैव आवर्धन। अब देख लीजिए क्या होता है इसमें, ये कह रहा है जैसे कि जैव आवर्धन या पारिस्थितिक तंत्र में बनाई गई एक मानव निर्मित प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कार्य श्रृंखला में जो करणीय प्रदूषक या
करणीय प्रदूषकों का ढेर है वो एक अनिष्टकर सांद्रित स्तर तक पहुँचता जाता है, यानी आगे की श्रृंखला में बढ़ता जाता है। ये वाला स्टेटमेंट है ना वो उसी से संबंधित है कि उत्तरोत्तर पोषक स्तरों में अभिषाक्त की सांद्रता में वृद्धि क्या कहलाती है, इसे ही बोलते हैं बायोपेकेंस यानी जैव आवर्धन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि परभक्षण की निम्नोक्त परिस्थितियों में से किसमें शिकार के ऊपर परभक्षी का अधिक नियंत्रण होगा, तो वो होगा इसमें से जैसे सिंह है ना, सिंह का हिरण पर सही कंट्रोल होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसमें देखो उसका रीजन दे रखा है परभक्षण का किस प्रकार होता है कंट्रोल, तो आप देख लीजिएगा। जैसे उसमें एग्जाम्पल दे रखे ना मैंने दिखाए थे, तो जैसे उदाहरण दे रखे हैं, जैसे सर्प द्वारा मेढक पर कंट्रोल होता है क्योंकि उसे निकल जाता है, छिपकली द्वारा किसी कीट का, और शेर का हिरण से, उल्लू का चूहे से इत्यादि ये दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो उत्पादक हमेशा ही आपके प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है जो आपके आर में से किन को पर्यावरण के अनुकूल माना गया है, तो ये 3R होती हैं। और 3R में देख लीजिएगा, हम ये कहेंगे कि रिड्यूज करेंगे, उसे रीयूज करेंगे, रिसाइकिल करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, यानी स्टेबिलिटी किस पर निर्भर करती है, तो हम कहेंगे जो उत्पादक होंगे ना उपभोक्ता, इनके द्वारा ही आपकी निर्भर रहती है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ताल का मतलब यहाँ पौंड से है। देखो इनमें बताया गया कि इनके 3 आधार होते हैं स्थिर होने के, जैसे कि पारस्परिक पोषण व्यवहार आवश्यकता होती है इन पोषण व्यवहार में, जैसे उत्पादकता होगी, उपभोक्ता होगी और अपघटन, ये तीनों शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि एक मोर है, एक मोर सांप खाता है, यानी एक मोर को तो सांप खाता है, यानी एक मोर है सांप को खाता है, और जो पादपों में पनप रहे कीटों का भक्षण करते हैं, तो मोर क्या है, तो देखिएगा इसमें से बताया है कि ये खाद्य स्तूप का शीर्ष माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि देखिएगा जैसे कि हम मान लेके घास था, घास को खा रहा था टिड्डा, और टिड्डी को खा रहा था मेढक, और मेढक को कौन खाएगा, सर्प, तो सर्प को कौन खाएगा। अब देखो सर्प को खाने वाले यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि मोर हो जाए, ठीक है, और मोर को खाएगा कोई गिद्ध वगैरह, वो कोई वो हो सकता है शीर्ष पर, तो लेकिन हमें कोई आगे नहीं बताया गया है, तो हम इसे जैसे कि ये मोर है ना, मोर के बाद कोई नहीं है, कोई नहीं है मतलब ये है कि इसे खाने वाला इसमें कोई दे नहीं रखा, तो हम इसे शीर्षस्थ मानेंगे, यानी खाद्य स्तूप का शीर्ष होगा ये, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें देख सकते हो ये पारिस्थितिकी पिरामिड बताया गया है कि जैसे कि उत्पादक होंगे प्लांट्स वगैरह ये 100% होंगे, और बाकी जो उपभोक्ता होगा फिर जो भी प्लांट्स को खाएगा उसका 10% एनर्जी रखेगा, बाकी व्यर्थ कर देगा। व्यर्थ में से ये शोषण में ऊष्मा गतिकी के थ्रू वो सभी कह सकते हैं ह्रास हो जाएगा सभी का। सेकंड में फिर उसका 10 का 1% आगे जाएगी, फिर 0.1%, तो इस प्रकार ये ऊर्जा का ह्रास होता रहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आपकी बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में बनता है, तो वो आपके समुद्र में बनता है। और बाकी आप देख सकते हैं जो बायोमास क्या होता है। देखो इसमें रीजन दे रखा है, क्योंकि जो उल्टा होता है उसका रीजन ये है कि जलीय जो पारितंत्र में उत्पादक होते हैं ना वो सूक्ष्म पादप प्लवक होते हैं, यानी प्लांट देखो एक सेकंड, प्लांकटन बोलते हैं उन्हें, यानी पादप प्लवक को, ठीक है। तो जो पादप प्लवक होते हैं वो तीव्र गति से वृद्धि करते हुए जन्म करते हैं, तो इसमें जो बायोमास के पिरामिड है का आधार होता है वो छोटा हो जाता है, और किसी भी समय उपभोक्ता का बायोमास प्राथमिक उत्पादक के बायोमास से अधिक होगा, तो बायोमास पिरामिड में प्रत्येक पोषण स्तर पर जीवों की संख्या की बजाय और उनकी जो सकल भार है यानी टोटल वेट है वो मापा जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन ये कि दे रखा है कि वो अपने आप में जल्दी से जल्दी क्या कर देते हैं, वो अपने आप में विभाजन कर लेते हैं, जिससे कि वो बहुत सारी संख्या हो जाती है उनकी। नेक्स्ट है कि इनमें से बताइए सबसे स्थायी पारितंत्र इनमें से कौन सा है, तो वो आपका समुद्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से बताइएगा कि कौन से पारिस्थितिक तंत्र का कौन एक जैविक या जीवीय घटक नहीं है, तो जानवर हो जाएगा,
जीवाणु हो जाएगा वनस्पति, लेकिन वायु है वो निर्जीव होगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यही पूछा था ना, जीवी संगठक नहीं है तो वो निर्जीव होगा। इसमें से बताइएगा कि किसी भी वन के जो शीर्ष ऊर्ध्वाधर सम स्तर या परतों में होते हैं तो वो वृक्ष माने जाते हैं, शीर्ष स्तर। अब मैंने ये लिख रखा है, यानी जो जड़ी बूटी होती है ना, तो वो घास होगी या धरातली होगी या प्राथमिक बोल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आती है श्रब, जिन्हें झाड़ियाँ कहते हैं, ये तृतीय स्तर पर होती है, और वृक्ष होते हैं ये सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर होंगे। तो यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमने वृक्ष लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि संपूर्ण सौर ऊर्जा जो उत्पादों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है अंततः वायुमंडल में पूरे चली जाती है, तो इसे क्या कहेंगे? हम इसे कहेंगे ऊष्मा के रूप में जाती है, इसे ही बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी इसका रीजन दे रखा है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक के उदाहरण कौन कौन से होंगे? तो वो ये होंगे जीवाणु और कवक, और साथ में मैंने यहाँ पर लिख रखा है एक्टिनोमाइसीटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें से बताइएगा क्या एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मत होता है? तो वो होता है आपकी एपोटिक में, और बाकी यू आपकी होती है, एक होती है एपोटिक, दूसरी होती है फोटिक, और जिसे पोटिक का यू पोटिक बोल सकते हैं। इसमें क्या क्या जो आपका जल होता है ना, उसकी ऊपरी परत होती है ना, उसमें तो प्रकाश सही रहता है, और अपोटिक होती है जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँच पाता है। तो ये कह सकते हैं ये आपके पानी के अंदर की वो होती है, जैसे कि इसमें बताए गए हैं कि एपोटिक होता है जोन महासागर का हिस्सा होता है जो बहुत ही कम या धूप नहीं पहुंच पाती है, तो हम ये कहेंगे गहराई में होता है, और कम से कम 1% से भी कम सूर्य का प्रकाश प्रवेश कर पाता है, इसे ही अपोटिक जोन के ऊपर का अपोटिक जोन कहलाता है, यानी इसके ऊपर का अपोटिक जोन कहलाता है। इसमें बताया है कि जिसमें यूपोटिक जोन और डिस्पोटिक जोन दो में शामिल किया गया है ये, और यूपोटिक जोन होता है पानी की परत होती है जिसमें शुद्ध प्रकाश संश्लेषण होने के लिए पर्याप्त प्रकाश होता है, जबकि डिस्पोटिक जोन में इसे धूमिल यानी धुलधुला दिखाई देता है के रूप में जाना जाता है। पानी की परत होती है जिसमें जो शिकारियों को देखने के लिए पर्याप्त प्रकाश होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो समझे होंगे, इसमें आपको तो बस दो ही ध्यान रखने हैं, एक तो एपोटिक और यूपोटिक। यूपोटिक ऊपर होता है समुद्री परत पर और या महासागर में, और जो आपका एपोटिक होता है वो अंदर होता है जहाँ पर प्रकाश 1% भी नहीं पहुँच पाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को कहा जाता है, तो उसे हम बायोम बोलते हैं या जीवोम बोल सकते हैं। तो बायोम या जीवोम एक ही बात है, अब इसे देख लीजिए कैसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइए कि निम्नलिखित में से जैव रासायनिक चक्र में समस्त अधोलिखित प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, तो जैसे संघनन, पिघलना, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पीकरण, जमना, ये क्या है? तो ये आपके जल चक्र में आती है सभी चीज़ें, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ये बताए 6 भागों में बांटे किस प्रकार। ये है कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो ये आपकी WG रोजन ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कब दिया था? 1985 में दिया था। ये सभी जीतते रखे हैं इसमें जैव विविधता के बारे में। जैव विविधता का संबंध किससे होता है? तो हम कहेंगे जो प्रकृति में मिलने वाली सभी प्रकार के प्राणियों और पौधों से संबंधित होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी है जो भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के संकट को हो सकती है? तो इनमें से अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें, अरे नीचे देखिए ये कूट भी बताने हैं हमें, तो आप इनमें से सभी को देखते हुए छांटने होंगे। तो ये आपके चाहे वैश्विक तापमान हो, प्राकृतिक आवास का विघटन हो, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो, तो ये सभी हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो जैव विविधता के विलोपन होने के रीजन दे रखे हैं इसमें 7, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता निम्नलिखित में किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? तो हम ये कहेंगे ये सभी आधार हो जाएंगे, इनमें से एक को छोड़कर नहीं सभी हो जाएंगे, चाहे फसलों का परागण हो या अपशिष्ट का पुनर्चक्रण हो या मृदा निर्माण हो या मृदा अपरदन की रोकथाम, ये सभी हो जाएंगे, तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब इसके रीजन दे रखे जैव विविधता के ये, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इसमें से बताइए कि भारत में जैव विविधता का ये ताप स्थल या हॉटस्पॉट कहते हैं, ये कौन सा है इसमें से? तो पूर्वी हिमालय बोलिए या पश्चिमी घाट? पश्चिमी घाट है केरल वाला, और पूर्वी हिमालय का मतलब हो गया ये पूर्व की दिशा की ओर है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? तो वो आपकी पाई जाएगी शांत घाटी, जैसे केरल के क्षेत्र में। जो जातियाँ यानी जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित की वह संगठन कौन सा है? तो उसे बोलता है IUCN। और IUCN कौन सा होता है? वो होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी। और ये आपके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, और इसका जो मुख्यालय है वो मॉर्गस स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और क्या बताया इसमें? जो संकटापन्न प्राणी होते हैं और पौधे होते हैं, उन्हीं जातियों विषय के बारे में जानकारियाँ प्रकाशित की जाती हैं। रेड डाटा बुक में क्या क्या चीज़ होती है वो देख लीजिएगा। 1 जनवरी ये 1972 को हुआ था ये रेड डाटा बुक प्रकाशन या प्रकाशन है इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें कुछ प्रकार दे रखे हैं, जैसे कौन कौन सी रेड डाटा बुक के मतलब क्या है, सफ़ेद रंग के पृष्ठ का क्या मतलब है, पीले रंग का क्या है, भूरे रंग का क्या है, हरे रंग का क्या है। नेक्स्ट है IUCN द्वारा जो प्रमुख संकटग्रस्त जो जीव हैं उन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है? तो वो आपके 6 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि इसमें जैव विविधता मापने के लिए गणितीय सूचकांक में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी भी समुदाय या आवासीय क्षेत्र में मात्र प्रजाति की विविधता को दर्शाता है? तो वो होता है आपका अल्फा, यानी केवल एक ही विशेषता होता है। जैसे देखिएगा अल्फा सूचकांक क्या होता है? जब एक ही आवास या क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजाति की कुल संख्या को उस क्षेत्र को अल्फा विविधता कहते हैं। अब नेक्स्ट है बीटा सूचकांक, ये वो होते हैं जो 2 आवासों या क्षेत्रों के मध्य में पाई जाने वाली विविधता। गामा, जिसमें से विविधता होगी वो बड़े भौगोलिक मापक के रूप में किया जाएगा, यानी एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली समग्र जो पारिस्थितिकी जैव विविधता पाई जाएगी उसे कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। इसमें बताइए गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्ष की परिभाषा से विलोपित कर दिया था? तो वो आपका बांस हो जाएगा। नेक्स्ट ये देखो ये कब इसमें संशोधन हुआ है उनसे संबंधित है। इसमें से बताइएगा अम्ल वर्षा में नीचे दी गई कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करेंगे? तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, तो वो सल्फर डाइऑक्साइड होगा ऑप्शन नंबर, और सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये दोनों होंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये किस प्रकार बनते हैं ये सब चीज़ें बताई गई है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी होगा? तो वो आपके चाहे तो नाइट्रस के ऑक्साइड हो, जैसे N2O बोलेंगे, और चाहे वो सल्फर डाइऑक्साइड हो, SO2 बोलें, तो ये दोनों जिम्मेदार होंगे। इनमें से बताइएगा क्या बताइएगा कि निम्न में से किसकी वर्षा पानी में घुलने पर वर्षा का पानी है वो अम्लीय वर्षा हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनमें से बताइएगा कि जैसे CO2 हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन, ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान कितना होता है? तो इसमें से जो CO2 होती है 60%, मीथेन होती है 20%, CFC होती है 14% और N2 होती है 6%, बाकी बाद में आती है जलवाष्प। तो ये क्रम याद रख सकते हैं, यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं क्वेश्चन। इसमें बताइएगा कौन सी हरित गैस हो गई? तो देख लीजिएगा इसमें से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा CO2, N2O, CFC। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कौन सा इसमें से हरित गृह गैस है? तो इसमें से देखेंगे तो आपकी हो जाएगी 4 नंबर नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O बोलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से बताइए कौन सी हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? तो इसमें से हो जाएगी नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो देखो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की या किस गैस वायु में सांद्रता बढ़ने से होता है? तो वो CO2 के होना होगा। ठीक है, यानी CO2 की मात्रा अधिक होगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा पृथ्वी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसमें से वायुमंडलीय गैसें जो हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं वो कौन कौन सी हो जाएंगी? तो इनमें से हो जाएंगी जैसे कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, एक मीथेन हो जाएगी, बाकी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं होगी। इसमें से बताइएगा अगर तापमान यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ाने के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होगी? तो वो CO2 होगी, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा।
इसमें से बताइए जो प्रकाश रासायनिक धूम का कारण क्या होता है। तो आप ये दे रखा है पहला ऑप्शन और बाकी ऑप्शन ये दे रखे हैं, ठीक है। तो इनमें से फिर वो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यानी जिसे कहेंगे हम क्या, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में NO2 का तथा अधिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलम्बन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा वो कहते हैं, तो उसे कहते हैं कार्बन पदचिह्न। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कार्बन पदचिह्न क्या कहते हैं वो देख लीजिएगा। किसी एक संस्था या व्यक्ति या उत्पाद द्वारा किए गए कुल कार्बन उत्सर्जन को कार्बन पदचिह्न कहते हैं, जिसे कार्बन फुटप्रिंट कहेंगे। यह उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैस के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हमने देख लिया था। नेक्स्ट है कौन सा कथन सही है, और इसमें आपको कूट दे रखे हैं, तो इन कूटों के आधार पर बताइएगा। जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 में प्रभावी हुआ, सही है। क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है, ये भी बात सही है। मीथेन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस के रूप में 5 गुना अधिक प्रभावी होती है, ये गलत है। इसमें से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देख लीजिए क्योटो प्रोटोकॉल है वो 1 से लेकर 11 दिसंबर 1997 को जापान में हुआ था, क्योटो शहर में, और जिसे ही विश्व पर्यावरण सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस सम्मेलन कहते हैं या क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं। इसमें 159 देश थे। 2002 में भारत ने हस्ताक्षर किए। और आगे क्या है, इसमें 6 ग्रीन हाउस गैसें जोड़ी गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और नाइट्रस N2O। हाइड्रोक्लोरोकार्बन ये अलग है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन अलग है और आपकी क्लोरोकार्बन अलग है। फिर सल्फर हेक्सा क्लोराइड, जिसे HCl6 बोलेंगे ना, सही है। HCl6 के H6Cl यही होगा, HCl6। और ये 2008 से लेकर 12 की तक की अवधि में 1990 में उत्सर्जन स्तर में 5% की कमी लाने की ये समझौता हुआ था। और ये फिर यूरोपीय 8%, और ये छोड़िए, ये पूछे नहीं जाते इतने। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, ये किससे संबंधित था, तो ये आपका UNFCCC से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें से बताइए कि पृथ्वी पाई जाने वाली वनस्पति जैसे पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो गैस की कमी होगी, कौन सी गैस की, तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। ओजोन क्षीणता का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है या प्रत्यक्ष प्रभाव क्या है, तो हम कहेंगे जो पराबैंगनी और सौर विकिरणों में वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ये किस प्रकार होंगी कम, वो इसमें बताया गया है। ओजोन परत पृथ्वी के किससे बचाती है, तो इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं। तो ये बताए कि आपकी जो पराबैंगनी विकिरण होती है ना, यानी अन्य विकिरण है वो अंतरिक्षीय है, तो ये ही हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि और कोई ऑप्शन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था। ये बताइए कौन सा पदार्थ ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण होता है, तो वो CFC होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से बताइएगा कौन सा डायनोसोरस का कब्रिस्तान कहा जाता है, तो उसे मोंटाना को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ये बताया गया है ये कहाँ पर स्थित है। CFC का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणु नष्ट कर सकता है, तो वो करीब 1 लाख कर देगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए कौन सा एक खरपतवार नाशक है, तो वो हो जाएगा आपका 2,4-D, ठीक है। और ये किसानों द्वारा उपयोग किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट देख लेते हैं कि पृथ्वी के वातावरण में ओजोन की क्या उपस्थिति है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों के प्रवेश के नियंत्रण में मदद करती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से मेलानोमा, तो ये त्वचा कैंसर का कारण क्या होता है, वो ओजोन अवक्षय होगा। संगमरमर के मलिनीकरण की घटना किसके कारण होती है, तो अम्लीय वर्षा के कारण, इसे स्टोन कैंसर कहते हैं। नेक्स्ट है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है, तो वो आपका हो जाएगा लाल पांडा, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब ये देख लीजिएगा, ये WWF क्या है, ये 1962 में स्थापना IUCN की सहायक संस्था थी। IUCN है ना, उसकी सहायक संस्था थी और इसका मुख्यालय इंग्लैंड में था। इंग्लैंड मतलब स्विट्जरलैंड में। इसका प्रतीक चिन्ह लाल पांडा था और ये वर्तमान संकटग्रस्त जो प्रजाति होती हैं, तो इसमें एक बुक दे रखी है, जैसे जो चीची नामक बृहद पांडा लंदन जो 1961 में रहता था, जो फायर कैट के नाम से प्रसिद्ध था। जंतु सिक्कम की कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क में संरक्षित किए गए। विश्व जो आपका जीवकोश है भारतीय इकाई की स्थापना मुंबई में हुई थी। कब? 1969 में। और WWF के सहयोग से 1972 में बाघ परियोजना, ये जिसे टाइगर प्रोजेक्ट बोलते हैं, वो स्टार्ट किया गया था। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? हमने देखा था इसमें लाल पांडा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया है आपसे कि मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो वो आपकी हो जाएगा असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसमें और भी दे रखे हैं, जैसे कि इसमें बताया गया है कि असम राज्य में मानस नदी पर स्थित मानस राष्ट्रीय पार्क है, जो मानस वन्यजीव संरक्षण है को 6 दर्जे प्राप्त हो गए हैं। जैसे कि पहली बात तो राष्ट्रीय पार्क है, यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर में स्थल है, टाइगर अभ्यारण्य है, हाथी रिजर्व है, जैव मंडल है और आपका मुख्य पक्षी क्षेत्र है। इतने सारे इसे दर्जे मिल चुके हैं। भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। जिसका पहले नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान था, जिसकी स्थापना 1935-36 में की गई थी उत्तराखंड में। भारत के प्रमुख पारिस्थितिक समस्याओं में से एक बोर्ड निम्नलिखित से अभिप्राय क्या है, तो ये आपके संबंधित होते हैं भूमि के उत्पादन में कमी से। भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास की योजना के लिए चुना गया था, तो वो आपका शाहगढ़ जैसलमेर को चुना गया था। नाइट्रोजन चक्र का कौन सा भाग नहीं है इसमें से, तो वो हो जाएगी CO2। तो इस प्रकार ये हमने अभी EVS के क्वेश्चन किए हैं। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये आपके विभिन्न स्टेट लेवल पर परीक्षाओं पूछे गए क्वेश्चन हैं। किन किन टॉपिकों से, एक तो पर्यावरण से और एक आपके पारिस्थितिकी तंत्र से, एक यानी इकोलॉजी सिस्टम से और एनवायरनमेंट से किस प्रकार के पूछे हैं वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा गया संपूर्ण सौर ऊर्जा उत्पादकों के माध्यम से सजीव तंत्र में प्रवेश करती है, अंततः वायुमंडल और पुनः चली जाती है। तो ये संबंधित किससे है, तो हम कहेंगे ये ऊष्मा के रूप में चली जाती है। ठीक है, तो ये थर्मोडायनेमिक्स के रूप में चली जाती है। तो ऑप्शन नंबर, या हीट बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स का रूल चलता है फर्स्ट और सेकंड। जब आप इसे पढ़ेंगे ना अच्छी प्रकार से किसी 12th वाली क्लास में, तो मिल जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से कथन सत्य है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे। तो इसमें से जैसे कि हम ये कहेंगे, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ना, वो सदैव भी कैसा होता है, सीधा होता है, तो यह खड़ा कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा गया है किसी भी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि एक उपभोक्ता के अगले स्तर पर पहुंचती है, तो वो कितनी पहुंचती है, तो वो पहुंचती है 10%। ये 10% का रूल किसने दिया था, ये आपके लिंडमान ने दिया था। और ये कब दिया था, ये भी आपका एस्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये 1942 में दिया था। ये 2023 में एस्टेट हुआ है ना, उसमें पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वायुमंडल में जल गैसीय अवस्था के रूप में पाया जाता है, तो हम ये कहेंगे ये जल वाष्प के रूप में। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वर्मी कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है, तो वो आपके केचुए से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किसके द्वारा अधिकतम सूर्य ऊर्जा ग्रहण की जाती है, तो वो जो प्लांट्स होंगे उनके द्वारा। लेकिन यहाँ प्लांट्स में भी बहुत सारी चीज़ें देती हैं, घास, वृक्ष और शैवाल। तो जो शैवाल होती है ना, एल्गी, ये सर्वाधिक पाई जाती है आपके समुद्र वगैरह इनमें। तो ये एल्गी होती है ना, यही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है सर्वाधिक। तो यानी अधिकतम सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसे ग्रहण करती है एल्गी। ये अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र किसका है, तो वो सागर का है, सागर मीस ये वाला। तो ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा।
यानी ये कह रहा है खाद्य श्रृंखला सर्वदा प्रारंभ होती है तो वो आपके प्लांट से होगी प्रारंभ, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या दे रखे हैं वो डिपेंड करेगा। तो ये देखो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस दे रखी तो यही राइट आंसर होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस यानी सूर्य की जो किरण आएंगी उसे एल की फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगी तो वहीं से स्टार्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? तो ये अवसादी होता है फॉस्फोरस चक्र। ठीक है, इसमें देखो नाइट्रोजन दे रखा है, ये गलत दे रखा है, यानी आंसर ये अवसादी होता है, यानी इसमें कण पाए जाते हैं तो ये गैसीय अवस्था में नहीं आता, ये अवसादी होता है यानी सेडिमेंट्री चक्र होता है। तो इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन होगा, इसमें गलत दे रखा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतवर्ष में कितने वर्ष तक वायु पेटेंट प्रभावी रहता है? तो वो आपका 20 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइए एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किन कारणों के अनुरूप होता है? तो मैं बता नहीं रहा था, थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी के थ्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये करेगा ऊर्जा के प्रारंभ हमेशा होंगे तो वो सदैव ही खड़ी अवस्था में होंगे या सीधी अवस्था में। एक पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो हम ये कहेंगे ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, यानी जीवों और उनके पर्यावरण का तंत्र होगा, वही कहलाएगा आपका इकोसिस्टम। नेक्स्ट है अमीनो कारक जीवाणु परिवर्तित करते हैं। तो ये आपके क्या करेंगे, जो अमोनिया होगी ना अमीनो कारक जीवाणु, तो अमोनिया होगी NH4+ होगी, इसे चेंज करेंगे ये नाइट्राइट्स में, या तो आप नाइट्राइट्स में करेंगे, फिर नाइट्राइट्स चेंज होगी नाइट्रेट में, फिर उसे प्लांट ग्रहण करते हैं। तो ये अमोनिया चक्र में होता है ऐसा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विज्ञान की वह शाखा यानी विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत पर्यावरण अध्ययन किया जाता है? तो वो आपकी हो जाएगी पारिस्थितिकी तंत्र, इको सिस्टम या इकोलॉजी सिस्टम बोल सकते हैं। प्रकृति की क्रियात्मक इकाई क्या होगी? तो वो आपकी पारितंत्र होगी। क्वेश्चन नंबर खाद्य पिरामिड का आधार कैसा होता है? तो ये आप ऑप्शन देखिए, उसी आधार पर आप पता कर पाएंगे। तो ये होता है आपका, इसमें से आपको एक खाद्य पिरामिड बताना था तो वो हो जाएगा आपका सब्जी और फलों से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जब जंतु पादपों को खाते हैं कितनी ऊर्जा पशु मांस में स्थिर रह जाती है? तो वो आपकी रह जाएगी 10%। ठीक है, जो लिंडमान का नियम है ना वो यही था। नेक्स्ट फिर बाकी 90% वो फिर श्वसन और थर्मोडायनेमिक्स यानी उसी में हीट के रूप में निकल जाएगी, वो अन्य कार्यों में चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक पारितंत्र में लगभग कितनी प्रतिशत ऊर्जा है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर पारित होती है? तो ये होती है आपकी 10%। नेक्स्ट है कि ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर तक लगातार ऊर्जा में क्या होती है? ह्रास होता है यानी कमी होती है। एक ऊर्जा के प्रत्येक हस्तांतरण पर एक स्तर से दूसरे स्तर लगातार ऊर्जा में, देखो यहाँ पे लिख रहा है ना उतराव चढ़ाव रहता है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ह्रास होता है हमेशा, तो कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उपभोक्ता स्तर का ऊर्जा संग्रहण कहलाता है, तो इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, जैसे फर्स्ट आएगी तो उसे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और भी आएंगी तो उस हिसाब से होते जाएगा। एक मोर ऐसा आपको खाता है जो पादप पर पनप रही कीटों का भक्षण करता है, तो मोर क्या है? तो मोर हम ये कहेंगे ये फिर आपका खाद्य स्तूप का शीर्ष हो जाएगा। और मैंने लॉजिक भी बताया था क्यों हो जाएगा। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो वो धान के खेत हों या जुगाली करने वाले जंतु हों या आपकी बहुत सारी चीज़ों में होता है ये। नेक्स्ट है किस पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार या बायोमास अधिकतम होगा? तो वो आपकी घास भूमि का होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि अवायवीय जीवाणु जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। तो ये परिवर्तन ए क्या है? बायोगैस ईंधन के रूप में जलती है। बी परिवर्तन क्या है? तो ये रासायनिक और भौतिक परिवर्तन पूछे हैं, तो ये हम ये कहेंगे ये दोनों में ही रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अवायवीय जीवाणु है जंतु अपशिष्ट का पाचन कर बायोगैस का उत्पादन कर रहे हैं, तो ये रासायनिक हो जाएगा। बायोगैस के ईंधन के जलेंगे तो ये भी आपका रासायनिक हो जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे तो दोनों ही रासायनिक परिवर्तन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं तो वो उत्पादक होंगे, जिन्हें हम कहेंगे प्रोड्यूसर।
इनमें से बताइएगा कौन से जीव प्रथम क्रम में उपभोक्ता होंगे, तो वो शाकाहारी होंगे, ठीक है, क्योंकि ये प्लांट्स को खाने वाले होंगे। लाइकेन जिसमें फंगाई या फंगी बोलते हैं इसे द्वारा निर्मित मैट्रिक्स में एल्गी की कोशिका धसी होती है। उदाहरण क्या है इसका, तो हम ये कहें सहजीविता पाई जाती है इनमें। तो इसमें यानी सहभोगिता दे रखी है, प्रवच्यता दे रखी है, परजीविता, फिर सहोपकारिता ही बोलेंगे, ठीक है। सहजीवी को ही सहोपकारिता कह रहे हैं यहाँ पर, सह परोपकारिता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य की रोशनी हो जाएगी। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र किसका होता है, तो वो होता है समुद्र का। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण क्या क्या होंगे, तो वो हो जाएंगे जीवाणु और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र में प्रकाश मंद होगा, तो ये मैंने बताया था अपोटिक होगा, क्योंकि ये समुद्र का पानी के अंदर होता है तो प्रकाश 1% भी नहीं पहुंच पाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन से 2 घटक होंगे, तो जैविक और अजैविक हो जाएंगे। किसी वन के शीर्ष ऊर्ध्वाधर समस्तर या उसके परत में कौन होंगे, तो वृक्ष होंगे, ये ऑलरेडी मैंने कर रखे हैं। वनीकरण का मतलब है भूमि के उत्पादन में कमी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये मृदा के बारे में सत्य नहीं है, ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है, केवल जंतु के से प्राप्त होता है ऐसा नहीं है, जंतु के अलावा ये प्लांट्स वगैरह हैं वो भी इनसे ह्यूमस बनता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रक्रम वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं करता है, तो हम ये कहेंगे जो फोटोसिंथेसिस है ना वो नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो ये मुक्त नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस में ग्रहण की जाती है और उसके बदले में O2 दी जाती है, यानी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक के उदाहरण क्या होंगे, वही होंगे जीवाणु, कवक। ये कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण होते हैं, क्योंकि ये हर चरण में ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कमी होती है या घटती जाती है। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उत्पादक के रूप में माना जाएगा, तो वो स्वपोषी होते हैं, ऑटोट्रोपस। अरे ये क्या कह रहा है, एक सेकंड, ये कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक उत्पादक माना जाएगा, तो ऑटोट्रोपस ही होंगे। ये गलत दे रखा है आंसर, क्योंकि ऑटोट्रोपस हो गए ना, ऑटोट्रोपस, तो ऑटोट्रोपस होते हैं यानी भी जो खुद का भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे लाइकेन हो गया, सॉरी लाइकेन क्यों, शैवाल कहेंगे ना, शैवाल, ठीक है, एल्गी हो गई, और बहुत सारे जीव होते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जो अपना खुद का भोजन बनाते, प्लांट्स हो गए, तो ये आपके स्वपोषी होंगे यानी प्राथमिक उत्पादक। तो इसमें आंसर गलत दे रखा था, सी नंबर गलत होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता होगा, तो वो हो जाएगा हिरण, क्योंकि देखो पादप तो प्रोड्यूसर है, शीर अंतिम हो जाएगा या शीर्षस्थ उपभोक्ता। जीवाणु है अपघटक, इस वजह से हिरण है वो घासों को खाता है या प्लांट्स को, इस वजह से। जो पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो ये आपकी एजिटेंसले के द्वारा की गई थी। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर कौन होगा, तो वो मेढक हो जाएगा। देखो इसे समझ रहे होंगे, जैसे घास है, घास को कौन खाएगा, टिड्डा, टिड्डे को कौन खाएगा, अरे सॉरी मेढक पे लगा दिया, देखो एक सेकंड, यानी घास है, घास को कौन खाएगा, वो खाएगा टिड्डा, फिर टिड्डे को कौन खाएगा, वो खाएगा मेढक, मेढक को कौन खाएगा, वो फिर खाएगा सांप। तो ये कह रहा है कि यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पे कौन होगा, तो देखिएगा घास अगर प्रथम पोषी स्तर पर है, ठीक है, तो इसे खाने वाला होगा मेढक, ठीक है, वो सॉरी टिड्डा, फिर मेढक, फिर सांप। तो फिर इसका देखो ये प्राथमिक हो जाएगा, फिर ये द्वितीय पे आ जाएगा, ये फिर तृतीय पे आ जाएगा, तो मेढक हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है ना, यानी ये प्रथम पोषी स्तर पर था, फिर तृतीय पर कौन सा होगा, देखो घास, ठीक है, उसके बाद टिड्डा, घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा, आपका मेढक आ जाएगा, और मेढक को कौन खाएगा, ये कह रहा है सर्प या सांप, ठीक है।
तो ये कह रहा था कि ये घास है ना, ये तो प्रथम पोषक स्तर पे, द्वितीय ये हो जाएगा, फिर तृतीय मेढक हो जाएगा, चतुर्थ फिर या शीर्षक सर्प हो जाएगा। तो इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर मेढक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के सामान्य स्तर कितना होता है? तो वो होता है 0.03%। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद जो विभिन्न प्रकार के टेटों में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये मैंने शायद ऑलरेडी करवा रही है, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन, तो इन्हें नहीं हम करेंगे, आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन है इसमें। अब ये किसी रेलवे वगैरह एनटीपीसी वगैरह में पूछे गए हैं, तो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें तो पर्यावरण अध्ययन से संबंधित ही क्वेश्चन करने हैं। जैसे सुंदरबन है विश्व के टाइडल हेलोफाइटिक फिल इन द ब्लैंक जंगल का सबसे बड़ा एकल ब्लॉक है। तो ये किससे संबंधित है? ये मैंग्रोव वनस्पति से बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इकोटोन का क्या अर्थ होता है? वैसे देखा जाए इकोटोन का अर्थ होता है जो आपका 2 बायोमास मिलते हैं उसे बोलते हैं इकोटोन। वैसे देखा जाए ना, ये जब मान लीजिएगा पानी है, यहाँ पे जंगल है, तो ये जो चित्र है ना जहाँ पे यानी जोन सा होता है, तो इस क्षेत्र को हम कहेंगे इकोटोन। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पौधे के विभिन्न अंग जैसे वनस्पतियाँ और जैविक अपशिष्ट कहलाते हैं, तो उन्हें हम कहेंगे बायोमास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इनमें से कौन से स्तनधारी जीव हैं जो मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुके हैं? तो आपके वो हो जाएगी ब्रैम्बल केई मेलोमीस। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से कौन है पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक संगठक नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका जलवायु। एक खाद्य श्रृंखला में इनमें से किसकी आबादी सबसे अधिक होगी? तो इनमें से होगी जो उत्पादक होंगे ना उनकी ज़्यादा। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत होते हैं, यानी मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है? तो वो आपके पश्चिमी बंगाल में पाई जाएगी, सुंदरबन डेल्टा है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक्वेरियम एक ऐसा पात्र है जिसमें जीवित मछलियों और जलीय पौधों को रखा जाता है, निम्न में से क्या एक्वेरियम के विषय में सही है? आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। ये मनुष्य द्वारा निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है, यानी आर्टिफिशियल है। ये प्रकृति के क्लीनर के रूप में किसे जाने जाते हैं? तो वो आपके डिकम्पोजर होते हैं, यानी अपघटक माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 10वां। इसमें पूछा है कि मिट्टी के प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों को और पौधों को मारकर खाद्य श्रृंखला और खाद्य वेब को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं? वो आपके होते हैं कीटनाशक। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि वनस्पति और जीवों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, या जीवों का उल्लेख है संबंधित किससे? तो पौधे और जानवरों से। इनमें से बताइए कौन सा कथन है वो असत्य है? तो हम कहेंगे मैंग्रोव आम प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये पारिस्थितिकी से संबंधित हैं। ये कह रहा है कि पारिस्थितिकी यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? तो वो आपके एजी टेंसले थे, जिसे ऑर्थर टेंसले बोलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा सर्वहारी नहीं है? तो इनमें से जो सांप है वो सर्वहारी नहीं होगा, बाकी चूहा, भालू और चींटी ये आपके सर्वहारी होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पशुओं की प्रजाति ज़्यादातर फिल इन द ब्लैंक के कारण लुप्त प्राय हो रही हैं। हम ये कहेंगे आवास विखंडन के कारण। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इनमें से बताइएगा कि निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला जैसे फूड चेन का दूसरा पोषक स्तर कौन सा होता है, या पौष्टिक स्तर जिसे ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं? तो वो हो जाएगा चूहा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में फिल इन द ब्लैंक्स आमतौर पर जो आपके ज्वारी वन के रूप में जाना जाता है, तो हम उन्हें बोलेंगे झील या झीलों को। नेक्स्ट है कि जीवों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हम उसे कहेंगे पारिस्थितिकी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। उपयुक्त खाद्य श्रृंखला इनमें से कौन सी होगी? तो पहले उत्पादक होंगे, उन्हें खाने वाले शाकाहारी होंगे, फिर मांसाहारी होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इनके अलावा नेक्स्ट है कि रेड डाटा बुक है
इसे लाल सूची भी कहते हैं। ये क्या है? तो हम ये कहेंगे ये संकटग्रस्त जो भी पशु हैं, पेड़ पौधे इत्यादि का दस्तावेज एक तरह का। जैव विविधता का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? तो हम ये कहेंगे किसी भी क्षेत्र के संपूर्ण जो प्रजातियाँ होती हैं उनसे संबंधित होती है। तालाब को कहा जा सकता है एक, तो हम ये कहेंगे ये एक आपका प्राकृतिक इकोसिस्टम हुआ। उपभोक्ता कौन होते हैं? तो हम ये कहेंगे शाकाहारी होंगे। खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और माध्यमिक उपभोक्ता के बीच अंतर क्या होता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो इसमें अंतर एक ही होगा, प्राथमिक उपभोक्ता पौधे खाते हैं और अन्य उपभोक्ता माध्यमिक उपभोक्ता पौधे और विघटित पदार्थ खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, इसमें पूछा है कि बायोडाइवर्सिटी किसे संदर्भित करता है? तो हम कहेंगे पृथ्वी पर जीवन की विविधता को परिभाषित करेगा ये। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या होती है? तो ये पर्टिकुलर कुछ ऐसी प्रजातियाँ होती हैं फिलहाल जो विलुप्तता की स्थिति पर हैं। तो इस प्रकार ये अब एसएससी में किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं वो देख लीजिएगा, यानी वही पर्यावरण से संबंधित। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो देखो अगर देखें तो घास का मैदान है ना, ये पारिस्थितिकी मानव द्वारा नहीं बनाया जा सकता। जैसे मछली का एक्वेरियम बनाई जा सकती है, वनस्पति उद्यान लगाए जा सकते हैं, उद्यान भी लगाए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। हम जिन वस्तुओं का उपयोग या उपभोग करते हैं को छोड़कर वे सभी पृथ्वी के उपलब्ध संसाधनों से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो वो होगा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। इकोलॉजी शब्द है, इसकी रचना कौन की थी, यानी किसने की थी? अर्नेस्ट हैकेल ने की थी। और इकोसिस्टम एजी टेंसले। नेक्स्ट है किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर रखा है इन्होंने? तो हम इसमें से जाएंगे मनुष्य, क्योंकि मनुष्य सब चीज़ खा सकता है। नेक्स्ट है कौन सा ये गैर जैव निम्नीकरण अवशिष्टों से छुटकारा पाने के लिए होगा? तो हम ये कहेंगे जो पुनः चेक करना सबसे बेस्ट रहेगा कि पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं। तो हम ये कहेंगे इसमें आपके जो जीवित जीव और भौतिक कारक दोनों ही सम्मिलित हो जाएंगे। तेल रिसाव से किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है? तेल रिसाव, तो ये आपके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ही देखा जाएगा। इसमें से चारण श्रृंखला सही है वो बताइए। जैसे मृत जीव को कीड़े खा रहे हैं, कीड़े को मेढक, मेढक को सांप, और भी दे रखे हैं एग्जाम्पल इसमें। जैसे घास है, घास को खरगोश, खरगोश को लोमड़ी। बाकी वृक्ष, वृक्ष खाने वाले पक्षी और जू अथवा कीड़े, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, घास को खरगोश, खरगोश को लोमड़ी। मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र का किस प्रकार का एक जीव बाहर यानी कह सकते हैं बायोमास पिरामिड होता है? तो ये हमेशा ऊपर की ओर होगा। पर्यावरण में सम्मिलित होते हैं तो अजैविक और जैविक दोनों ही होंगे। पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम दिया था आपके एजी टेंसले ने। एक सेकंड, कि पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी तो सही है, इकोलॉजी है ना, वो अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, जबकि एजी टेंसले ने तो इकोलॉजी सिस्टम दिया था। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, ये आपके एजी टेंसले ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह के पानी के ढके भाग को क्या कहते हैं? तो हम उसे जलमंडल कहेंगे। ये कह रहा है कि जब एक जैव पर्यावरण का एक प्रमुख घटक नहीं है तो वो हो जाएगा जल। इनमें से बताइए जो आपके स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितने % ग्रहण करते हैं? वो 1% करते हैं, और बाकी जो 99% है वो व्यर्थ में वैसे ही चला जाता है, केवल 1% ग्रहण करते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। किस पारिस्थितिकी के निर्माण में शामिल होते हैं? तो हम ये कहेंगे इसमें चाहे जैविक और अजैविक दोनों ही घटक हो जाएंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार सभी महाद्वीप एक भूखंड का भाग थे, तो जो प्लिंदा ब्लैंक्स के नाम से एक विशाल महासागर से घिरे हुए थे, जिसे कहते थे पैथालस या पैथालासा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे अधिक बायोमास पाया जाता है? तो वो आपके वन पारिस्थितिकी में पाया जाता है। इनमें से कौन सी सही श्रृंखला को दर्शा रहा है? तो देखो घास को खाएगा मेढक, नहीं टिड्डे को खाएगा घास, कीट को खाएगा कीट, मेढक सर्प, और सर्प को कर्ण। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सही तो दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेढक है ना टिड्डा खाता है, इस वजह से ये गलत हो गया भाई। घास को सर्प नहीं और ये कर्ण नहीं, डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि झील के प्राकृतिक जो काल प्रभाव ने, जैसे एजिंग कहते हैं, कि प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जो जल की जैव
समृद्धि के कारण होता है, तो उसे हम कहते हैं सुपोषण। यानी इसका मतलब ये है यूट्रोफिकेशन कहते हैं, यानी जो जो समुद्री जल होता है या झील का वो जो पानी होता है उसमें पोषक तत्वों की वृद्धि या समृद्धि करना ही यूट्रोफिकेशन कहलाता है। यही तो कह रहा था कि झील के प्राकृतिक काल प्रभाव ने यानी एजिंग की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जो जल की जैव वृद्धि के या समृद्धि के कारण होता है। तो इसमें जो आपके फॉस्फोरस हो गया, सोडियम, अन्य चीज़ें हो गई, उन एलिमेंटों की उपलब्धता ही यूट्रोफिकेशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें क्या पूछा गया है कि टेका किस प्रकार की पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हो गए। तो ये आपके होंगे वन पारिस्थितिकी के। ये कह रहे हैं जीनोबायोटिक्स जो सूक्ष्मजीवी आक्रमणों के प्रति आनुवंशिक रूप से प्रतिरोधी है तो वो कहलाती है, तो उसे हम कहेंगे रेकेल्सी तंत्र। इसकी इंग्लिश देनी रखी है तो आप ध्यान रख सकते हैं। सही प्राणियों और पादपों जिनके परिवेश के संबंध में अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम पारिस्थितिकी विज्ञान कहेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होंगे, तो वो पादप होंगे। ये कह रहा है कि किसी इको या किस इको प्रणाली में ग्रॉस लैंड शामिल किया जाता है, तो वो स्थलीय में होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल किए जाते हैं, तो हम ये कहेंगे कि आप एक तो कोई भी विद्यमान समुदाय हो और उसका कह सकते हैं जो भी समुदाय का परिवेश है। पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया था, एजी टेंसले ने। पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बना होता है, तो वो जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक से। अब ये क्वेश्चन था कि भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ से सबसे अधिक मिलती है, तो वो मिलेगी एक ही क्षेत्र में पाई जाने वाली या नीचे में पैदा होने वाली निकट संबंधित प्रजातियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है दो पारिस्थितिकियों के घटकों के कौन से होते हैं या दो घटक, तो वही होंगे जैविक अजैविक। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक क्या है, तो वो पर्यावरणीय परिस्थितियाँ। थाल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है, तो वह उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। पारिस्थितिकी अनुक्रमण के कारण ग्रासलैंड के घास के स्थान पर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि हम ये कहेंगे सीमित जल और अग्नि का होना। किसी भी चीज़ को अधिक खाने से ही केवल पृथ्वी की अधिक जनसंख्या का भरण पोषण किया जा सकता है, तो वो वनस्पति उत्पाद हो जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ पर है, ये बेंगलुरु में। आहार श्रृंखला और पादपों द्वारा प्रयुक्त सौर ऊर्जा होती है केवल, तो 1%। जैव मात्रा का पिरामिड है किस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा होगा, तो वो तालाब में होगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, वो सूर्य होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, तो हम ये कहेंगे इसमें से हो जाएगा आपका ऊर्जा का प्रवाह। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की लगभग कितने ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जिसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो केवल 1% ग्रहण करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स उन विभिन्न परिस्थितियों तंत्रों का या पारिस्थितिक तंत्रों का एक संग्रह है जिनकी एक समान जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, तो हम उसे कहते हैं जीवोम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। जल चक्र को भी फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है, तो हम उसे कहेंगे और 1 हो जाएगा जलीय चक्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा के एक, अब यहाँ पे क्या लिख रखा है, इसमें आदि लिख रखा है, पता नहीं क्या है। पिरामिड में यदि उसे हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है, तो केवल फिल इन द ब्लैंक्स पौधे द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी, बाकी पर्यावरण में लुप्त हो जाएगी। तो इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा। हरे पौधे द्वारा 500 जूल है सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है, तो केवल पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाएगी। तो देखो ऐसा है, इसका 10% निकालिएगा, अरे 1% निकलेगा, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि जो पौधे होते हैं ना, जो भी सूर्य की विकिरणें आती हैं या किरणें आती हैं उनके थ्रू है, केवल 1% ही ग्रहण करते हैं, तो 1/100, तो सही बात है। तो ये 5 केवल ग्रहण करेगा जूल। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन पूछा था, कुछ लॉजिक लगा के। बाकी है ये आपके यूपीएससी वगैरह इनमें पूछे हैं ये क्वेश्चन, तो इन्हें करें या नहीं, तो ये कितने क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। तो फिर
54 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये 3-4 परीक्षाओं में क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे कि एसएससी ने, रेलवे ने पूछ लिए, और आपके जो टेट हुए हैं उन्होंने, और एक यूपीएससी और सीसेट, आईएएस, आरएएस दोनों परीक्षा पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये भी देख लेते हैं, क्योंकि इतने देख लिए तो और 50 क्वेश्चन। 2 वक्ता दिए गए हैं, जिनमें से एक तो अभिकथन है और दूसरा उसका रीजन है, और इनमें से सही बताइएगा कौन सा कथन है सही होगा। जैसे कि अभिकथन दे रखा है, जीव मंडल एक खुला विवृत प्रकार का तंत्र होता है। दूसरा है, जीव मंडल पदार्थ के प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नई पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन में कोई प्रतिबंध नहीं होता है। तो इनमें से कौन सा सही होगा। हम ये कहेंगे आपका जो अभिकथन तो सही है, लेकिन जो आपका रीजन दे रखा है वो गलत हो जाएगा। पर्यावरण किससे बनता है, तो हम ये कहेंगे उपरोक्त सभी से बनेगा, चाहे जैवीय घटक हो, भू आकृतिक हो या अजैविक घटक हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से बताइए पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित नहीं है, तो इसमें से ये एक बंद तंत्र है, ये कहना गलत है, बाकी सभी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र है की संकल्पना किसने दी थी, तो वो एजी टेंसलर ने दी थी। इसमें से बताइए कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, तो ये बात तो सही है, दोनों अजैविक और जैविक घटक से संबंधित होगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ये बंद वाला है ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के पारस्परिक जो भी आपके संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं जीव और वातावरण का अध्ययन। पर्यावरण से अभिप्राय क्या होता है, तो हम कहेंगे ये उपयुक्त सभी हो जाएंगे जो कथन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा होता है, वो जैव मंडल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैविक अजैविक संगठनों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है, तो वो उत्पादक करेंगे। इसमें से बताइएगा, ये तो हो गया। नेक्स्ट है कि अधोलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जो जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम होगा, तो आप देखेंगे तो हम ये कहेंगे तो जनसंख्या, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र और आपका भूदृश्य, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कारण निम्नलिखित में से एक प्रमुख कारण कौन सा होगा, तो वो वन उन्मूलन होगा, यानी वनों का विनाश करना एक तरह से। कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो इसमें से हो जाएगा धान का खेत। नेक्स्ट है, इसमें से बताइए कौन सा इनमें से पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वो आपका सामुद्रिक यानी समुद्र। एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य श्रृंखला निम्न घटकों का सही क्रम होगा, घास को खाएगा टिड्डा, टिड्डे को मेढक, मेढक को सर्प, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र होगा, तो वो समुद्र का हो जाएगा। इनमें से आहार श्रृंखला का निर्माण हुआ है, जैसे कि घास को खाएगी बकरी, बकरी को मानव खा सकता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इनमें से बताइए कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में मदद नहीं करेगा, तो वनों का काटना ये संतुलित नहीं करेगा, ये गलत है, वो चूज करना था। ये क्वेश्चन छूट गया है कहीं पर, ये वाला ये छोटा तो है नहीं ये, तो ये पेज हमने एक गलत ले लिया है। चलो देख लेते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र होगा, तो कृत्रिम तो खेत हो जाएगा। इसमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़ सकता है, यानी पारिस्थितिकी संतुलन बिगाड़ेगा, तो वो लकड़ी काटना हो जाएगा। इसमें से कौन सा पारिस्थितिकी संतुलन से संबंधित नहीं है, तो वो औद्योगिक प्रबंधन हो जाएंगे। और ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने, और इसमें भी कूट बताने हैं, तो आप तो देख लीजिएगा। पारिस्थितिकी के बारे में दोनों कूट सही हैं। पारिस्थितिकी शब्द है सर्वप्रथम एजी टेंसलर ने दिया, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोफस कहते हैं, ये दोनों कथन सही है, ये दोनों कथन गलत है, तो एक हो तो सही हो जाएंगे। अभी देखिएगा इनमें से कौन सी खाद्य श्रृंखला का सही निर्माण हुआ है, तो हम ये कहेंगे 2 नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, तो वो प्लैंकटॉन्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्लवक यानी जलीय पादप। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा एक जीवीय संगठक नहीं है, तो वो वायु हो जाएगा। इसमें से पारितंत्र के बारे में स्वपोषी होते हैं, वो स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकता कहे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें से और भी ऑप्शन दे रखे हैं कि द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी या विषम पोषण स्तर के उत्पादक हैं, तो इनमें से दोनों ही ये सही हो जाएंगे। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत क्या आते हैं, तो हम ये कहेंगे चाहे हर उत्पादक जो प्लांट्स होते हैं वो आएंगे। इसमें से कुछ आपको कारण दे रखे हैं, और अब इसके बाद ये कथन भी दे रखे हैं और कूट भी दे रखे हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 27 इस प्रकार पूछा था, कुछ कारणवश यदि तितलियों की जाति स्पीसी की संख्या में बड़ी गिरावट होती है तो इसका संभावित परिणाम क्या हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि कुछ पौधों के जो परागकण है ना वो प्रतिकूल प्रभाव दिखाएंगे और आपके इसके कारण है जो बर्रों जो मकड़ियाँ होती है पक्षी होते हैं कुछ प्रजातियों की समष्टि गिरावट आई है। तो इसका नंबर 3 सही हो जाएगा, यही सही था। फूड चेन में मानव क्या है, तो हम ये कहेंगे ये प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र किसका है, तो वो महासागर का। इसमें से पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में से कौन सा उत्पादक घटक हो जाएगा, वो हरे प्लांट्स हो जाएंगे। इनमें से पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नीचे दिए गए में से हो सकता है, तो एक तो हिरण हो जाएगा और बाघ होगा नहीं, लोमड़ी होगी नहीं, तो फिर चींटी मान लें, फिर चींटी को ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन किसने किया है इसमें, तो पहला ही है वो भी सही है, बाकी इसमें कोट दे रखे हैं ये देखना होगा। चलो वो नहीं तो फिर ये हो जाएगा, यानी जीवों के ओरिजिन का समुदाय साथ पर्यावरण में भी रहते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये आपका 33 नंबर। इसमें पूछा पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। खाद्य श्रृंखला उस क्रम का निर्देशन करती है जिसमें जीवों की एक श्रृंखला दूसरे के आहार द्वारा पोषित होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, बाकी ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है इसमें से एक हो गया था, अब नेक्स्ट है कि पारितंत्र को जो आपके पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका कौन सा अनुक्रम सही होगा, तो हम ये कहेंगे इसमें मैक्रोब, घास, स्थल, झील, महासागर, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इनमें से बताइए पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रकार का जीव अपघटक जीव कहलाते हैं, तो वो एक तो जीवाणु कवक हो गए, तो जीवाणु घटक हो गए, तो ये यही होंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी जीवाणु और कवक। इसमें से एक आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा, तो हम कहेंगे डायटम, क्रिस्टेशियाई और हेरिंग, ये आपके समुद्र से ही संबंधित होते हैं, जल में पाए जाते हैं। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा, वो सौर ऊर्जा। इनमें से कौन सा कथन सही है, आप इन सभी को देखें तो हम ये कहेंगे जैव मंडल पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का एक प्रवाह या एक दिशात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से बताइएगा कि सर्वप्रथम गैर पारिस्थितिकी या जैसे डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो वो आपके अर्नीज नेस ने किया था। नेक्स्ट है कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में स्थानांतरित होती है, उसे क्या कहते हैं, यानी घटती है ओवरऑल। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, वो समुद्र का होगा या महासागर बोल सकते हैं। जीव भर का प्रावण किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनेगा, तो वो तालाब में बन जाएगा। इनमें से बताइए कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र मित्र नहीं है, तो वो यूकलिप्टस नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है, तो वो आपका यूकलिप्टस माना जाता है। इसमें से बताइए स्वच्छ जल समुदाय में लैक्टिक आवास का उदाहरण क्या होगा, तो वो संबंधित हो जाएगा आपका तालाब और दलदल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, इनमें से कौन सा जल निकाय के घनत्व की प्रवणता को दर्शाता है, तो वो आपका पिक्नोक्लाइन कहलाएगा। सबसे स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है, वो समुद्र होगा। इसमें से बताइए पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त करते हैं, तो वो आपके सर्वाहारी। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो हम कहेंगे हरे पाद पे वो पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित होते हैं। इसमें से बताना है कि पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको दे रखे हैं कथन, ये दे रखे हैं कोट, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इनमें से बताइएगा का पारिस्थितिकी नीचे जैसे आला की संकल्पना किसने दी थी, तो ये संबंधित हो जाएंगे ग्रीनएल के द्वारा। तो भिन्न समुदाय के बीच संक्रांति कहलाती है, इसे इकोटोन। अब ये दे रखे हैं आपको, इसमें से जैसे पूछ रहा है कि पारितंत्र उत्पादक के संदर्भ में समुद्री जो आपकी उत्प्रवाह जैसे अपवेलिंग वो कह रहे हैं क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें माध्यम और माध्यम के समुद्री उत्पादक बढ़ाते हैं, तो वो पोषक की सतह को लाकर, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 10% नियम में किससे संबंधित है, तो हम ये कहेंगे ये ऊर्जा के खाद्य के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस प्रकार हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है।
अगला जो चैप्टर करेंगे तो हम देख लेंगे, क्योंकि इसमें 1 घंटा लग गया है और इसमें क्वेश्चन बहुत सारे हो गए हैं। ठीक है, मोस्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। ठीक है, हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र। अगला देखें पर्यावरण संरक्षण है दूसरा, इसमें दूसरा चैप्टर है आपका पर्यावरण संरक्षण। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हैं वो देख लेंगे। ठीक है।